क्या बात है, वकील का नंबर नहीं लग रहा? एंगेज आ रहा मामा। एक्सक्यूज मी। यस, हम लोग प्रेस से आए हैं। प्रेस से? जी हाँ। एक मिनट। भाभी, आरती भाभी। क्या है संदीप? भाभी ये लोग प्रेस से आए हैं। जी नमस्ते। मिसेज आरती सहाय, मिस्टर अमित सहाय की गिरफ्तारी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो वाकई मर्डर जैसा क्राइम कर सकते हैं? ये सब कैसे हुआ मिसेस साई? आप लोग तो फैमिली मेंबर्स हैं, आपको तो काफी डिटेल्स में पता होगा। बस बस बस। हाँ, हम अमित साय के फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन आप भी किसी के फैमिली मेंबर्स होंगे ना? फिर एक आदमी जो कत्ल के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया हो, उसके बारे में ऐसे सवाल करते हुए आपको शर्म नहीं आती? शर्म कैसी मैडम, हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी से बड़ी कोई ड्यूटी नहीं होती। अरे हम कोई भागे जा रहे थे क्या? आप एक दो दिन बाद नहीं आ सकते थे? जाइए, आज आपके किसी भी सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। जाइए। तो हम अपनी रिपोर्ट में क्या लिखें? लिख दीजिए कि साय परिवार के किसी भी मेंबर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। जाइए। भाभी, इन प्रेस वालों को तो आपने टाल दिया, लेकिन इनके एक सवाल के बारे में हम सबको जरूर सोचना चाहिए। कौन सा सवाल? यही कि ये सब हुआ कैसे? ये किसी की साजिश है, लेकिन साजिश कौन कर सकता है? काबरा, और कौन? काबरा काबरा काबरा, इस काबरा को तो मैं... संदीप, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये मुसीबत की घड़ी है, सब मेरे पास रहेंगे। हेलो जी, एक मिनट। फोन आपका। हेलो। अच्छा ठीक है, मैं भी आती हूँ। हाँ। किसका फोन था? वकील का फोन था, फौरन पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस स्टेशन? हाँ। वकील साहब, आपने फोन किया था? हाँ मैडम, एक अच्छी खबर मिली है। अमित साहब को बेल मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, इसलिए मैंने फौरन आपको फोन करके बुलवा लिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी प्रार्थना सुन ली। भगवान ने नहीं, इंसान ने। क्या कह रहे हैं वकील साहब? मैं सच कह रहा हूँ, एक आदमी ने खुद सरेंडर होकर खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया है। इंस्पेक्टर साहब। अब फिर आ गई, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, सुरेश के असली कातिल ने सरेंडर कर लिया है, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। आप प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपके पति 14 दिनों की रिमांड पर है। मिसेस आरती सहाय इंक्वायरी चल रही है, और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बीच किसी भी मुजरिम को छोड़ा नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भैया मुजरिम नहीं है, और अब तो असली मुजरिम भी अपने आप को कानून के हवाले कर चुका है। फिर वही बात, देखिए दोनों में से असली मुजरिम कौन है, इसका फैसला मैं और आप नहीं करेगी, अदालत करेगी। और अदालत में मिस्टर सहाय की पेशी 14 दिनों बाद होगी। वकील साहब प्लीज आप इन्हें समझाइए कानूनी कार्रवाई क्या होती है। पिछली बार मिस्टर सिन्हा के केस में क्या हुआ, किसी गरीब को पैसे देकर जुर्म तो कबूल करवा लिया, लेकिन अदालत में हकीकत सामने आ ही गई ना। वकील साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं? ये ठीक कह रहे हैं, यही कानून है। कमाल का कानून है आपका, एक ही केस में दो गिरफ्तारियां। देखिए इंस्पेक्टर साहब, दोनों में से एक तो बेगुनाह है ना, और वो मेरे अमित भैया हैं। वकील साहब, अब ये तो पता कीजिए कि सुरेश का खून किसने अपने सर लिया है। मैंने पता कर लिया है, उसका नाम है बलवंत राय टंडन। क्या? टंडन अंकल। आरती बेटी, तुम यहाँ? अरे प्रशांत कैसे हो? आपने ऐसे क्यों किया अंकल? क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं किया। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए, आपने ऐसे क्यों किया? सुरेश के खून का इल्जाम आपने सर क्यों लिया अंकल? आपने क्यों लिया?
आपने मेरा जरा सा भी नहीं ख्याल किया डैड। इतना भी नहीं सोचा कि आपके बिना मेरा क्या होगा। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही बात सोची कि अमित खूनी नहीं है और उसे बचाना है। जो सोचा वो कर दिया, बस। ने बहुत गलत किया अंकल, बहुत गलत किया आपने। नहीं आरती बेटी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। अब बेटे प्रशांत, मैं तो वैसे भी अपनी जिंदगी की पारी खेल चुका हूं। आज 55 साल उम्र है मेरी। और फिर अमित की उम्र क्या है? अरे उसके सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है देखने को। और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत देखे। अब मेरे पापों का प्रायश्चित सिर्फ एक ही है, अमित को छुपाना। अब बेटी, मुझसे ऐसी बातें करके मुझे कमजोर मत बनाओ। मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित कर लेने दो बस। नहीं डैड, जेल में कोई नहीं रहेगा डैड, ना आप और ना ही अमित भैया। बेटे प्रशांत, मेरी चिंता मत करो। हमारा मकसद है अमित को छुड़ाना। रही मेरी बात, अरे बेटे, अगर मैं बच गया तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी किस्मत, और अगर नहीं बचा तो समझ लेना कि इस टंडन ने राय साहब का एक छोटा सा कर्ज उतार दिया। काबरा की तरह इस परिवार के साथ नमक हरामी नहीं की। बेटे, ये टंडन नमक हराम नहीं, टंडन नमक हराम नहीं है बेटे। टंडन नमक हराम नहीं है। क्या बात है आरती? कुछ भी नहीं मम्मा। मम्मा आप अभी तक सोई नहीं? रात के 2 बज रहे हैं। तुम भी तो नहीं सोई बेटा। सो भी कैसे सकती हो? जो औरत अकेली अपने धर्म युद्ध को लड़ रही हो, बिना किसी सहारे, बिना किसी स्वार्थ के, वहां आकर मुझ जैसी सास अगर अचानक उसे सरेंडर करने को कहे तो वो कैसे सो सकती है? आरती, जानती हो बेटा, एक माँ को सबसे बड़ी खुशी किस चीज में मिलती है? उसके बच्चों की जीत में। और चाहे वो जीत बचपन में खेल के मैदान में हो या बड़े होकर युद्ध के मैदान में। ये नहीं कहती तुम्हारा युद्ध, तुम्हारी वो जंग गलत थी और शायद तुम तो इस युद्ध को जिंदगी भर लड़ सकती हो, लेकिन बेटा, मेरी ये बूढ़ी आंखें अपने किसी भी सदस्य की बलि की कीमत पर ये जीत नहीं चाहती। भारती, हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझसे यही पूछोगी ना कि इस तरह कब तक चुप बैठा जा सकता है। तो बेटा, इंसान को जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर अपनी किस्मत और कानून के न्याय पर भरोसा करना ही पड़ता है।
किस्मत। ममा, कभी कभी किस्मत अपने कर्मों से बदला जा सकता है, और न्याय भी उन्हें ही जल्दी मिलता है जो कोशिश करते हैं। इस तरह बैठे बैठे परिवर्तन की उम्मीद करना ठीक है? तुमने अपने कर्म कोशिश में कोई कमी रखी क्या? थोड़ा वक्त, इस वक्त को भी दे दो बेटा, जिसने टंडन जैसे इंसान को बदल दिया। मुझे पूरा विश्वास है आरती, जब अच्छे दिन आने होते हैं तो हालात अपने आप ठीक हो जाते हैं। देखो, इस वक्त हमने जो खोया उसका मातम मनाने के बजाय अमित के पैर, हमारे परिवार की एकता, इस अपनेपन की खुशियां मनाओ बेटा, जो किसी किसी को तो सपने में भी नसीब नहीं होती। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन अपनी इस बेचैनी पर काबू पाने की कोशिश करो आरती। चलो अब सो जाओ। आओ। मिस मधु, आप मेरी चैम्बर में आएंगे प्लीज? थैंक यू। May I come in, sir? कम 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 मधु, प्लीज कम। तुम्हारी कॉटन स्कैम की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, जस्ट एक्सीलेंट। Thank you, sir. पिछले 3 महीनों से हमारे 3 जर्नलिस्ट इसके पीछे काम कर रहे थे, लेकिन तुमने सिर्फ 3 दिन में इसे पूरा कर दिया, एंड दैट टू विद इंटरव्यूज। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। Thank you once again, sir. But journalism में यही तो सीखा है, सर, कि कोई भी काम हाथ में मत लो, और अगर हाथ में लो तो सिर्फ पूरी ईमानदारी से। There you are। और तुमने अपना काम बहुत ही बढ़िया ढंग से पूरा किया है। मैं कल के इश्यू में इसे पब्लिश कर देता हूँ। एंड यू नो समथिंग, हम पहली बार इतनी डिटेल में रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। और इस रिपोर्ट के रिएक्शंस मैं आपको अभी बता सकती हूँ। कॉटन कमेटी के सेक्रेटरी मिस्टर चड्ढा, ब्रोकर मिस्टर श्रीवास्तव और थर्ड पार्टी काबरा, के तीनों ही खुश नहीं होंगे। We have to be ready for their comments. मधु, हम ये रिपोर्ट उन तीनों के लिए पब्लिश नहीं कर रहे हैं। दिस इज फॉर गवर्नमेंट एंड आवर रीडर्स। और रही बात उनके रिएक्शंस की और कमेंट्स की, वो तो मुझ पर छोड़ दो। That's the spirit, sir. अगर आप satisfied हैं, तो मैं किसी की परवाह नहीं। इसलिए मैं कहता था पूनम को कि I want you for this commitment. Anyway, thank you very much. Now, excuse me, I have to go for my meeting. Bye. Once again, thank you very much. क्या बात है मैडम, मिस्टर थापर आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुश तो आज मैं बहुत हूँ पूनम, एंड द क्रेडिट गोज टू यू, जो तुमने मुझे ये जॉब ऑफर ला कर दिया, वरना आज मैं घर पर ही बैठी रहती। थैंक यू वंस अगेन। यस मिस्टर भरूचा, हाँ हाँ वही केस है। जी हाँ, दोनों फाइल मेरे पास ही थी, मैंने श्रीवास्तव को दी है। सर आपने कॉपी पढ़ ली ना? हाँ जरूर भेज दूंगा, आज ही भेज देता हूं। क्या कहा मिस्टर भरूचा ने? मिस्टर भरूचा कह रहे थे कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अमित साहब को जल्द से जल्द बेल मिल जाए। आप उनकी एप्लीकेशन साइन करके भेज दो। हाँ, संदीप एप्लीकेशन लेके आता ही होगा। मैं आ गया हूं भाभी। वकील साहब, ये लीजिए, एप्लीकेशन तैयार है। ठीक है, मैं आज ही मिस्टर भरूचा साहब को भेज दूंगा। वकील साहब, अमित को बेल कब मिलेगी? देखिए, मर्डर केस है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, बट यू डोंट वरी फॉर दैट। भरूचा साहब में काबिलियत भी है एंड ही गॉट सोर्सेस टू। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ। जी हाँ, देखो जरा, कोई आया है, दरवाजा खोलो। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके, थैंक यू।
यस। मेरा नाम प्रशांत है। काबरा अंकल है? हाँ, आइए। सर, मिस्टर प्रशांत आए हैं। ओह, वेलकम प्रशांत। आओ आओ, बैठो। कहिए काबरा अंकल, आपने मुझे कैसे याद किया? भाई, प्रशांत के लिए कुछ ठंडा भेजो। यस सर। बेटे, मेरे और तुम्हारे पापा के संबंध ही ऐसे हैं। बहुत पुराना रिश्ता है। कभी मैंने बेवकूफी की तो कभी उसने बेवकूफी की। लेकिन बेटे, अभी अभी उसने जो किया ना, वो तो पागलपन है। पागलपन कैसा अंकल? यही अमित साय का इल्जाम अपने सर पर ले लेना। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फांसी या कम से कम उम्र कैद की सजा। लेकिन अंकल, डैड को इस बारे में सब कुछ मालूम है। मालूम है तो ये सब क्यों कर रहा है? कभी सोचा है तुम? मैंने सोचा है बेटी, और बस सिर्फ एक ही ख्याल मेरे दिमाग में आता है, ब्लैकमेल। व्हाट? आरती साय उसे ब्लैकमेल कर रही है, धमकी दे रही है। देखो, वो इस धमकी से डर क्यों रहा है? मैं हूं ना उसके साथ। बेटे, तुम उसे कहो कि ये बयान वापस ले ले। पुलिस, जज, वकील, सबको मैं संभालूंगा। आपको क्या लगता है अंकल, डैड मेरी ये बात मान लेंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे? तुम उसके इकलौते बेटे हो। लेकिन अंकल, मुझे नहीं लगता कि डैड मेरी ये बात मानेंगे, क्योंकि मैं उनसे ये बात करूंगा ही नहीं। नहीं करोगे? क्योंकि मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है कि कौन धर्मात्मा है और कौन ब्लैकमेलर है। बेवकूफ हो तुम। अगर समझदार होते ना तो ये जान लेते कि तुम्हारा बाप खुदकुशी कर रहा है, और उसके बाद आर्थिक सहाय की तरह तुम भी मारे मारे फिरोगे। आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं कहीं भी मारा मारा फिरूं, लेकिन आपके दरवाजे पे दस्तक कभी नहीं दूंगा। और जहां तक मेरे डैड का सवाल है, वो पुलिस से बयान कभी वापस नहीं लेंगे, समझे आप? चलता हूं मैं। हेलो, मैं काबरा बोल रहा हूं। अमित शाह की जमानत किसी भी हालत में होनी नहीं चाहिए। हाँ, मैं टंडन से बयान बदलवाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता हूं।